नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मनमोहन सिंह के मेमोरियल बनाने पर बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे वे बीजेपी से थे। बीजेपी मांग नहीं कर रही थी, फिर भी हमने अंतिम संस्कार किया और मूर्ति बनवाई। उस स्मारक में आज भी लोग जाते हैं और उस निर्णय की सराहना भी करते हैं। मनमोहन सिंह की दुनिया में एक आभा थी। बराक ओबामा कहते थे कि जब मनमोहन सिंह बोलते थे दुनिया सुनती थी। उदारीकरण हो, आर्थिक क्रांति हो, भारत अमेरिका परमाणु समझौता हो, उनका व्यक्तित्व इतना भव्य था कि उसे शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति का स्मारक बनाने के लिए अगर वर्तमान सरकार स्वयं आगे आती तो विवाद नहीं होता। बीजेपी ने विवाद खड़ा किया है। ये बात सुनिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे, बीजेपी के थे जिंदगी भर। हमने बगैर मांगे हुए, बीजेपी ने मांग भी नहीं करी थी, तब भी हमने आगे आकर के उनका दाह संस्कार ऐसी जगह किया, फिर स्मारक बनाया। पूरे प्रदेश में लोग समझते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन मेरी सरकार में मुख्यमंत्री था, तब जो स्मारक बनाए, आज वहाँ हर साल लोग जाते हैं, वहाँ पर लोग अप्रिशिएट करते हैं उस निर्णय को, सराहना कर रहे हैं। आज भी अगर उसी प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनैलिटी तो वर्ल्ड वाइज थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक ऑरा था। बराक ओबामा जी कह रहे थे, तत्कालीन राष्ट्रपति यूएस के, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। यहाँ उदारीकरण, आर्थिक जगत में क्रांति, इंडो यूएस का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, क्या क्या बताया उनके लिए। उनका व्यक्तित्व विराट था, उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है शब्दों के अंदर। ऐसे व्यक्ति का अगर मान लीजिए ये वर्तमान गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही फैसला करती, हम वहाँ पर दाह संस्कार करेंगे अमुक जगह पर, स्मारक बनेगा, तो ये विवाद पैदा नहीं होता। विवाद पैदा बीजेपी ने किया है और दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। फिर उसको गुप्त क्यों कर रखा गया? ये तो सेकंड थॉट है उनकी। जब देखा खाली कांग्रेस मांग नहीं करी है, ये देश मांग कर रहा है। जब फीडबैक मिला पूरे मुल्क में, जिस प्रकार इनके देहांत होने के बाद में जो शोक का माहौल बना पूरे मुल्क में, तब जाके इनको फीडबैक मिला, तब जाके अपनी वॉइस बदलना शुरू किया। कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को आज 6 दिन हो चुके हैं। मासूम बच्ची 120 फीट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है। इतने दिन से ना तो उसने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि चेतना को रेस्क्यू करने के लिए बोरवेल के पास खोदे गए गड्ढे में रेस्क्यू टीम के जवानों को नीचे उतारा गया है। यह जवान बोरवेल तक सुरंग खोदेंगे। हालांकि यह अधिकारी भी नहीं बता रहे कि चेतना कब तक निकल जाएगी। उधर चेतना की मां धोली देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वे बार बार हाथ जोड़कर एक ही विनती कर रही है कि मेरी बेटी को बाहर निकाल दो। मासूम बच्ची चेतना को बाहर निकालने में देरी हो रही है, पर परिवार, प्रशासन और कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा रहा है। परिवार का कहना है कि पहले तो कलेक्टर छुट्टी पर थी, लेकिन आने के बाद भी वो एक बार भी परिवार से मिलने नहीं आई। के बीच में कार्य लगातार किया जा रहा है। जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस, सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम, इनके कई सारी चीज़ें जो वेल्डिंग का जो काम है, खास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है, हमने इनके लिए टेंट, जो कि वाटरप्रूफ टेंट है, वो लगाया है और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए, इसके बारिश के रहते हुए भी हम जिस भी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जो भी आवश्यकता है उस हिसाब से मशीनरी, मैन पावर सभी हम उपलब्ध करा रहे हैं। तड़प रही तो
और करने अभी तक उनको निखारे भी कोनो। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वो उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो तो भगवान के सम्मान सुंदर ने। कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरी बच्ची के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? अभी तक आज घर में कोई पूछा नहीं ना कि तेरी बच्ची का हाल था। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीताराम गुप्ता जुड़ चुके हैं। सीताराम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, क्या कुछ राहत भरी खबर आ रही है? पुष्पेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 6 दिन से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम लगातार यहाँ रेस्क्यू में जुटी हुई है। खड्डे का काम कल ही रात को पूरा हो गया था। उसके बाद केशिंग का काम शुरू किया था, जिसमें पाइप डालने का काम था। रात को हल्की बारिश आने के कारण केसिंग का काम नहीं हो पाया था। सुबह केसिंग का काम पूरा होने के बाद अब अंदर एक 6 से 7 फीट की एक सुरंग खोदी जा रही है, जिसके लिए 2 रेड माइनर के जो लोग हैं उनको अंदर उतार दिया गया है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो सीताराम, बच्ची को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी? क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि पहले कैमरे के जरिए बच्ची को देखा जा रहा था, लेकिन अभी कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन लगातार उनको देखने की कोशिश कर रहा है कैमरा डालने की, लेकिन बच्ची का कोई मोमेंट नजर नहीं आ रहा है। हाँ। तो अभी क्या लगता है कितना समय और लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी कुछ देर पहले कलेक्टर भी यहाँ मौके पे आई थी, कल्पना अग्रवाल। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यही कहा है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि बीच में अभी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब ये टनल खोद रहे हैं तो बीच में एक पत्थर वाला सिस्टम बीच में आ गया है, उससे बड़ी काफी दिक्कत आ रही है। फिर भी टनल खोदने का काम शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द चेतना तक पहुंचकर उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो सीताराम, जिस हिसाब से मौसम बना हुआ है, तो क्या अभी बारिश और बाधा डाल सकती है इस ऑपरेशन में? अभी पुष्पेंद्र, मैं बताना चाहूंगा, मौसम तो हो रहा है बारिश कभी भी आ सकती है, उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन काम बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है और उनके परिवारजन लगातार रो कर उनका बुरा हाल है। प्रशासन पर पूरा लापरवाही का आरोप लगा रहे। जब धोली देवी जो चेतना की मां है, वो ये कह रही है कि अभी तक कलेक्टर मुझसे मिलने नहीं आई और वो बार बेटी को निकालने की गुहार कर रही है। तो प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि शुरू में देसी जुगाड़ के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देसी जुगाड़ फेल हो गई और अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है, उनका क्या कुछ प्लान है आगे का? आगे का यही प्लान है कि वो केसिंग का काम पूरा हो गया, टनल खोद के और एल शेप में एक टनल खोदी जा रही है, उसके थ्रू वो बच्ची तक पहुंचेंगे और उसको बाहर निकाल कर लाएंगे। चलिए सीताराम, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। टोंक जिले के समरावता उपद्रव मामले में 29 दिसंबर को नगर फोर्ट में महापंचायत की तैयारियां की जा रही हैं। नरेश मीणा समेत लोगों को रिहा करने की मांग की जा रही है। पूरे मामले की न्यायिक जांच और गांव में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की भी मांग पूरी अभी तक नहीं हुई है। नगर फोर्ट में कल कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा महापंचायत को संबोधित करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। वहीं गुंजल पिछले दिनों से लगातार लोगों को नगर फोर्ट पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा ने फिर एक बार चेतावनी दी है। उपचुनाव के दौरान समरावता में हुए उपद्रव के बाद प्रशासन भी अलर्ट है। महापंचायत को लेकर कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कहा कि महापंचायत की परमिशन एसडीएम अधिकारी ने दी है और शांतिपूर्ण महापंचायत होगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैनाती की जाएगी। महापंचायत को लेकर एरिया मजिस्ट्रेट भी वहां पर तैनात हैं। बताना चाहूँगा कि शुरू दिन से हम लोग कहते आ रहे हैं कि करीबन हमारी जो तैयारी है पूरे ज़ोर शोर से पूरी तैयारी चल रही है। हम सरकार की आँख खोलने के जो ये बिल्कुल कान और आँख इनको दिखना बंद हो गया और सुनना बंद हो गया। जनता की आवाज़ ना तो ये सुन पा रहे हैं, जनता को ना ये देख पा रहे हैं। तो वो जो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी सभाएं हुई है। शायद इनको पता नहीं है कि अभी जो ये आकलन लगा रहे, आकलन इनका यूँ मान के चलो कि
फेल होगा इनका आकलन। यहाँ पे मैं आज कह रहा हूँ आपको, और मैं पूरे दावे के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, कि आज दिन तक जो काम मैंने किए हैं शायद मैं उसको परिणाम मैं करके दिखाता हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ। और हवा में बातें नहीं करते, एक तो होती हवा के अंदर और एक होती प्रैक्टिकली। तो हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, या तो ये सरकार जनता को सुने, और जनता की जिस हिसाब से जो अत्याचार जो सरकार जो मचा रखा है, इनसे जो प्रशासन, इनको पता ही नहीं है। जो प्रशासन जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, सुन नहीं रहा लोगों की, तो फिर सरकार को तो जनता नहीं तो बनाया होगा। और ये जो प्रशासन, अगर मान लो सरकार प्रशासन को संभाल नहीं पा रही, तो ये किस काम की सरकार है? आज कितने, कम से कम पौने 2 महीने हो गए, पौने 2 महीने के अंदर 45 दिन से ज़्यादा हो गया। 45 दिन के अंदर इनके 2 मंत्री आ गए, ना किसी तरह का कोई जो यहाँ पे जिस तरह से जो घोषणाएं करके गए, हम ये करवा देंगे, हम ये कर देंगे, बाकी आज दिन तक ना तो समरावता गांव को ना तो ये न्याय दिला पाए, ना वहाँ पे जिस तरह से हमारी मांग रही कि जुडिशली जांच होनी चाहिए, वो जांच ये नहीं करवा पा रहे। और एक जिस तरह से जो हमारे जितने भी जो निर्दोष हमारे लोग अंदर है, ना उनको रिहाई लोग कर पा रहे हैं, झूठे उन पे मुकदमे और लगा दिए, जो मुकदमे इनमें बनते ही नहीं है, ऐसे मुकदमे ये लगा दिए। जबकि मुकदमा प्रशासन के ऊपर बनता है, पुलिस के ऊपर बनता है, उस एसडीएम के ऊपर बनता है, जिसकी वजह से ये सारा पूरा जितना जो पूरा गांव एक राहक बनते बनते बचा है। जो जिस गांव को इन्होंने एक राहक बना दिया, वहाँ पे हमारी जितनी बहन बेटी है, उन बहन बेटियों के साथ में पूरा जो अत्याचार ये लोग कर गए, वहाँ खाने तक का हमारा नाच तक जल गया वहाँ पे। और उसके बाद में भी ये लोग कहते हैं, जैसे मणिपुर में ये लोग बोल नहीं पा रहे, उसी तरह से जो वो गुंजल साहब कहते हैं कि जलियांवाला बाग इन्होंने राजस्थान में बना रहे हैं ये इस तरह की। और जो अंग्रेज़ों का जो शासन है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में अंग्रेज़ों का ही शासन लागू हो जाता है एक तरह से, और इनका काम ही अंग्रेज़ों का जो शासन है उस तो समरावता उपद्रव मामले को लेकर कल महापंचायत की तैयारी है। नगर फूट में ये महापंचायत होगी और जिला अध्यक्ष, सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा ने साफ तौर पर सरकार को चेताया है और चेतावनी भी दी है। कहा है कि सरकार सभी जो मांगे हैं उनको लेकर मानी जाएं, और जो आरोपी नरेश मीणा है उसकी रिहाई की भी मांग यहां पर की जा रही है। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कजोड़ गुजर जुड़ चुके हैं। कजोड़, क्या कुछ रणनीति इस महापंचायत में बनने वाली है? क्योंकि कई तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर भी इसमें मांग रखी जाएगी, और जिला अध्यक्ष, सरपंच संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है। बिल्कुल पुष्पेंद्र, बताना चाहूंगा कि 13 नवंबर को गांव समरावता में हुए थप्पड़ कांड और थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव, उसके मामले में बंद नरेश मीणा सहित अन्य लोगों की रिहाई की मांग को लेकर कल जो सभा होने वाली है, उसमें मुख्य वक्ता की बात करें तो प्रहलाद गुंजल है, सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा है, और इसको लेकर तैयारियां अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज जो प्रशासन है उन्होंने स्वीकृति दे दी है। मामले की बात करें तो रिहाई के साथ साथ जो लोग हैं इस दौरान न्यायिक जांच करेंगे, और जो गांव समरावता में हुए नुकसान को लेकर भरपाई की मांग की जाएगी। बात करें तो जो मंजूरी दी गई है, शर्त मंजूरी दी गई है, जिसमें डीजे नहीं बजाया जाएगा, बड़का भाषण नहीं दिया जाएगा, और किसी प्रकार के शस्त्र या पत्थर, किसी भी प्रकार का ऐसा उपद्रव न हो, इसको लेकर शर्त मंजूरी उपखंड अधिकारी द्वारा दी गई है। चलिए कजोड़, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगर फोर्ट में महापंचायत होनी है, जिसमें कई मांगे रखी जाएंगी। आरोपी नरेश मीणा की रिहाई की मांग भी रखी जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट बदली है, जिससे पूरे प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, टोंक सहित कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है और ठंड बढ़ चुकी है। इस बदले मौसम के कारण प्रदेश के लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। 12 जिले में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। कोहरे की आगोश में ढक जाने से जिले का माहौल बदल गया और लोगों को अपने दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्दी की धुंध ने रेलवे की पटरियों सहित सड़कों पर गहरी धुंध फैला दी है, जिससे वाहन चालकों और रेल चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस धुंध के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दौसा जिले में देर रात झमाझम बारिश हुई, जिसके साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई।
ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की संभावना है, जिससे किसान परेशान हैं। मावठ को लेकर खुश थे किसान, लेकिन बारिश के साथ ओले गिरने से उनकी चिंता और बढ़ गई है। प्रदेश भर में हुई मावठ के बाद आज घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं लगातार हो रहे ठंड से जनजीवन प्रभावित तो हो गया है। इस वक्त हम राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर स्थित गांव मोटुगा के समीप मौजूद है। वाहनों पर सर पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। वहीं लगातार हो रही ठंड से, कोहरे से किसानों को अमृत मिला है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। बात करें जो फसल है, सरसों, चना, जौ सहित अन्य जो फसलें हैं, उनके लिए ये अमृत बरस रहा है। किसानों का कहना है कि जो फसलें हैं लगातार हो रही मावठ से उनको सिंचाई की भी बचाव हुआ है। वहीं दूसरी ओर लगातार ठंड से जो फसलें हैं विकसित ज्यादा हो रही है। लोग बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ने वाले वाहन अपनी हेडलाइट का उपयोग कर चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बचाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने थड़ी, डाबा, ठेला सहित अन्य जगहों पर रुककर अलाव का उपयोग कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश, हो रही मावठ। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर नेशनल हाईवे पर डोडा चूरा तस्करों को पकड़ने गई मध्य प्रदेश के नीमच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया है। तस्करों की फायरिंग में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम के एक अधिकारी घायल हो गया। वहीं तस्करों ने कंट्रोल ब्यूरो टीम की गाड़ी को अपनी कार से जोरदार टक्कर मारकर उड़ाने की कोशिश भी की। इस टक्कर में भी ब्यूरो की गाड़ी में बैठे 2 अधिकारी घायल हो गए। हालांकि इसके बाद टीम ने बहादुर खाते हुए एक तस्कर को दबोच लिया, जबकि बाकी तस्कर मौके से भाग निकले। इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने तस्करों की इनोवा गाड़ी से 345 किलोग्राम से अधिक डोडा चूरा बरामद किया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 3 न्यायिक अधिकारियों को राजस्थान हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम में जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। कॉलेजियम ने 22 दिसंबर को अपनी बैठक की और चंद्रशेखर शर्मा, परमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्री माली के नामों की सिफारिश की। एक अन्य प्रस्ताव में कॉलेजियम ने अधिवक्ता प्रवीण कुमार गिरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इन आरोपियों को 6 फरवरी तक हाजिर होने का आदेश जारी किया है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कोर्ट ने आरोपी सुरेश ढाका, जोगेंद्र सारण, प्रदीप सुरेश बिश्नोई और नेताराम के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इन्हें कोर्ट में पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। बता दें कि इस साल मार्च में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सुरेश ढाका के भाई कमलेश ढाका को जयपुर से गिरफ्तार किया था। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में वांटेड होने के चलते कमलेश की गिरफ्तारी हुई थी। पेपर लीक के इस मामले में पुलिस को कुख्यात सुरेश ढाका सहित कई आरोपियों की तलाश है। उन्हें अदालत में भगोड़ा घोषित किया गया है। इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी कार्रवाई की थी। ऐसे में उदयपुर की कोर्ट से दोनों मामले ईडी कोर्ट में स्थानांतरित किए हुए हैं। खबर भरतपुर से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से दहशत का माहौल बन गया है। तेज बारिश के बाद एक मकान में आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हो गया। दरअसल मकान में गिरी बिजली से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी नुकसान हुआ है। साथ ही बिजली गिरने से मकान में दरार आ गई है। तो भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से जो मकान में दरार आई है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बजे 7-7:30 बजे का टाइम था। एकदम बूंदाबांदी सी आई, फिर अचानक एकदम धमाका हुआ था। धमाके के साथ जो हमारे बड़े भाई है चंद्रकांत सैनी, उनके
खबर छबड़ा से है, जहां पूर्व पार्षद ने बताया कि पहाड़ी पर हजरत मलंग साहिब बाबा की दरगाह और नागेश्वर मंदिर पर जाने वाले आम रास्ते की दीवार बरसात में ढह गई है, जिस कारण हर समय आने जाने वाले श्रद्धालुओं को हादसे का खतरा बना रहता है। साथ ही पहाड़ी पर जाने वाली सीढ़ियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिस कारण आमजन और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन की अनदेखी के कारण यहाँ एक बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है। श्रद्धालु मोटरसाइकिल से और पैदल पहाड़ी पर आते हैं, लेकिन दीवार के ढहने के कारण कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। निवासियों ने पहले भी प्रशासन को अवगत कराया था। खबर भवानी मंडी से है, जहां देर रात एक कार तेज बहाव के कारण नदी में जा गिरी। दरअसल बीती रात कार में सवार 3 युवकों ने पुल पर तेज बहाव होने के बाद भी पुल पार करने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि कार तेज बहाव के साथ बहने लगी है, तो कार को बहता छोड़कर अपनी जान बचाई और गाड़ी से उतर गए। जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचना बोर्ड लगाकर चेतावनी भी दे रखी है कि पुलिया पर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी होने पर पुलिया पार ना करें। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। खबर टोंक से है, जहां बजरी के अवैध खनन में विभागों की मिली भगत का मामला सामने आया है। दरअसल खनन विभाग ने लीज जारी की थी, लेकिन लीज धारक बनास नदी से खनन कर रहे हैं। नियमों के खिलाफ अवैध खनन के इस खेल में पुलिस, खनन विभाग, राजस्व विभाग और यहां तक कि परिवहन विभाग भी मिली भगत सामने आई है। दरअसल लगातार ओवरलोड डंपरों को परिवहन विभाग रोकता ही नहीं है और ऐसे में लीज धारक नियमों के खिलाफ बेधड़क खनन कर रहे हैं। कांटे के ऊपर से कहां से है ये? तो सबसे बड़ी जो लापरवाही अगर मैं मानता हूँ तो ये खनन विभाग की है। जब सबसे पहले जो लीज धारक है तो उसको पहले तो यहाँ के जो जिस कचरा नंबर पे उसके जो टेंडर हुआ है तो वहाँ पे उसका सीमा ज्ञान होना चाहिए, रेवेन्यू बोर्ड को बुला के। और इनको किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है रेवेन्यू वालों को, और यहाँ पे सीधा ही माइनिंग वाले बिल्कुल लीज धारक को कहते हैं कि बजरी उठाइए, तो वो एक तरफा से टोंक और टोडा राइसिंग वो तो दोनों तरफ। अवलोकन से अभी जो नक्शे की स्थिति है वह स्पष्ट नहीं है, और चूंकि नदी में एक तरफ पानी भरा हुआ है, इस वजह से जरीब चलाना संभव नहीं है। अतः हमने ये अपने उच्च अधिकारियों से निर्देश लेकर तय किया है कि इसका जो सीमांकन है वो डीजीपीएस सर्वे से किया जा सकता है। अभी डीजीपीएस सर्वे के रिकॉर्ड के फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।